गुड इवनिंग एवरीवन। दिसंबर सेशंस में आज हमारे साथ डॉक्टर समांता हैं दिल्ली से, और टॉपिक लेके आई हैं राइटर्स क्रैम्प। और जिस तरह से पब्लिक हमको सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जितने भी अभी तक हुए हैं जूम सेशंस, जितने अच्छे से उनसे सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इनकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी। मैं फिर से बोलती हूँ, फेसबुक डेयर पेज पे जाइए, सब सेशंस वहां पे लाइव पड़े हुए हैं और चल रहे हैं। हमने कोई भी सेशन विड्रॉ नहीं करा। एक हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम टाइप कीजिए, डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। 2-4 दिन दीजिए, डॉक्टर संजय वापस आ रहे हैं ठीक होके, उनके हेल्थ इश्यूज थे, तो वापस आते ही वो सारे सेशंस अपलोड करेंगे। आपको सारे सेशंस रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मिलेगी। ठीक है जी। तो डॉक्टर सुमांता का वेलकम करेंगे। वेलकम डॉक्टर सुमांता। हम टाइम नहीं आपका ज्यादा वेस्ट कर रहे, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। All right. Okay. तो आज का टॉपिक राइटर्स क्रैम्प है, जैसा कि अभी मैम ने बताया। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द whole presentation, I would like to thank the whole dear team, Dr. Promila Nehra ma'am, to give me this opportunity. तो आज हम राइटर्स क्रैम्प के बारे में बात करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे अगर स्क्रीन आप मेरा देख पा रहे हैं। हाँ जी, देख पा रहे हैं। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। सो आज हम बात करेंगे राइटर्स क्रैम्प के बारे में। और राइटर्स क्रैम्प में जैसे मेरा प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग, एंड आप सब भी अपने ज़रूर इनपुट्स आप लोग देना कि आप लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में राइटर्स क्रैम्प को कैसे डील कर रहे हैं और किस तरह से पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। All right, so let's start with the topic writer's cramp. So neurological problems and homeopathy. So basically सबसे पहले समझते हैं राइटर्स क्रैम्प ये क्या है। तो जैसे हमें पता है, राइटिंग एंड स्पेलिंग दे आर कंसीव्ड एज कंसर्टेड एक्शंस कंप्राइजिंग ऑफ कॉग्निटिव प्लानिंग, मोटर एक्शन एंड एन एक्सप्रेसिव कंटेंट. As such, these systems they demand specific cognitive and motor skill which have been analyzed primarily on the basis of neurological and psychiatric syndrome. हमें इसमें we have to distinguish basically the primary developmental disturbances and secondarily acquired disturbances of writing and spelling, categorizing the later into 4 essential disturbance areas जो कि होते हैं linguistic command, motor execution, automatism control and dynamic tonus regulation. The clinical significance of writing and spelling is not confined to its possible disturbances in pathologically induced restrictions of cognitive function or of social skills. The fact is rather that the written language frequently contributes to the development of individual coping strategies. तो जैसे हम बोलते हैं कि if the mind doesn't know, your eyes cannot see. In the same way, राइटर्स क्रैम्प में हम देखते हैं कि कई बारी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दे आर कंपेल्ड टू राइट और उनको वो नहीं आता, या उनमें जो एक डेवलपमेंटल डीले है, या जैसे हमने अभी पीछे देखा कि एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, सो दैट कैन ऑल्सो डेवलप एज राइटर्स क्रैम्प. तो बेसिकली जो हम लिखते हैं, द फिजियोलॉजी ऑफ राइटिंग, इसमें हमारा फिजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस रिटन लैंग्वेज. Brain function. So writing begins with cognitive processes in the brain, primarily in areas associated with language and motor control. ये हम सबको पता है, the left hemisphere of the brain, particularly in areas like Broca's area and the motor cortex, it is heavily involved in planning and executing the physical act of writing. Motor skills. Writing requires fine motor skills, including precise movements of the fingers, hands, and wrist to manipulate a writing instrument. तो जो भी हमारा writing instrument है, उसको हम तभी manipulate कर सकते हैं with the motor skill when there is proper brain functioning also. And they all are coordinated by the motor neurons in the brain and the spinal cord. इसमें हमें एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, विजुअल परसेप्शन, मसल मेमोरी.
तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. अब हम आते हैं फीडबैक लूप्स पे. सो एज अ पर्सन राइट, सेंसरी फीडबैक लूप्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द हैंड, प्रेशर एक्सर्टेड, कितना प्रेशर आपको देना है, कैसे आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है. तो बच्चों को कर्सिव राइटिंग करवाया जाता है जस्ट टू एंश्योर दैट दे हैव अ रिफाइंड राइटिंग. So this feedback helps adjust ongoing motor movement and refine the writing process. That is the reason हम देखते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके करिकुलम में होता है that they have to do cursive writing, right? So then we have the neurological pathways. The act of writing establishes and strengthens neurological pathways between different parts of the brain involved in language processing, motor skills, and memory. Psychological factors. Writing is influenced by psychological factors such as attention, motivation, and emotional state, all of which can affect the quality and style of writing. तो कई बार हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो बड़े अच्छे से बहुत अच्छे से सजा सजा के ऐसे लिखते हैं, एंड वही जब आप स्ट्रेस होते हैं तो कैसे एकदम गंदी सी हैंडराइटिंग में लिखा जाता है. सो एवरीथिंग अफेक्ट्स द वे यू राइट. So overall, the physiology of writing, it's a complex interplay between cognitive processes, motor skill, sensory feedback, and of course the neurological pathways, reflecting the intricate nature of human communication through written language. फिर आते हैं द फिजियोलॉजी ऑफ हैंड मसल्स इन राइटिंग. इट इज क्रूशियल टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटन लैंग्वेज इफेक्टिवली. तो हमारे जो हैंड मसल्स हैं इनके भी रोल होते हैं राइटिंग में, राइट. सो वी हैव द फाइन मोटर कंट्रोल. राइटिंग रिक्वायर्स प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ स्मॉल मसल्स इन द फिंगर्स, हैंड्स एंड रिस्ट. These muscles allow for intricate movement necessary to form letters, shapes, and strokes on paper or a digital interface. तो कई बार आप देखते हैं जो राइटर्स क्रैम्प के पेशेंट होते हैं उनको कोई पर्टिकुलर आप अल्फाबेट लिखने के लिए बोलेंगे, जैसे एस या सर्कल बनाएंगे या हिंदी में ल लिखेंगे, सो दे विल एक्सपीरियंस मोर प्रॉब्लम इन राइटिंग दोज लेटर्स और शेप्स. Then we have the intrinsic and extrinsic muscles. The hand is equipped with both intrinsic muscles located within the hand itself and extrinsic muscles located in the forearm and connected to the hand via tendons. The intrinsic muscles control precise movements of individual finger and joints, while the extrinsic muscles provide power and stability for broader movement. फिर आते हैं हम ग्रिप एंड प्रेशर में. द ग्रिप ऑन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपका पेन है, पेंसिल है, स्टाइलस है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स इन द फिंगर्स एंड हैंड. Different grips, such as the tripod grip, influence the pressure exerted on the writing surface, affecting the clarity and legibility of writing. तो आप देखेंगे राइटर्स क्रैम्प के जो भी पेशेंट्स होते हैं, मेनी अ टाइम दे डेवलप कैलस इन देयर फिंगर्स बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट दे आर exerting while writing. Then we have muscle fatigue and endurance. Writing for extended periods can lead to muscle fatigue in the hand and forearm muscles. Endurance in these muscles is important for maintaining consistent handwriting quality over time. कभी ऐसा होता है ना, जैसे एग्जाम में बहुत सारा लिख लिया तो ऐसे लगता है हाथ बहुत थक गए, फिर राइटिंग भी अच्छी नहीं होती. तो जो राइटर्स क्रैम्प के पेशेंट्स होते हैं, दे एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द सिवियरिटी ऑफ कंप्लेन दैट दे हैव. तो मे बी एक लाइन लिखकर भी किसी को इतनी प्रॉब्लम हो सकती है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को हो सकता है 4-5 पेज लिखने के बाद हो. सो दैट इज द काइंड ऑफ फटीग दैट दे फील. Then we come to the coordination with visual and cognitive processes. Hand muscles, they work in concert with the visual perception and cognitive process involved in planning and executing written language. This coordination allows individuals to form letters and words accurately and efficiently. अगेन कमिंग टू द फीडबैक मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग. जो चाइल्डहुड में हम जो ट्रेन किया जाता है या हैंड मसल्स को डेवलप किया जाता है, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी देखा. Now, adaptation to tools. Hand muscles adapt to different writing tools and surfaces, whether it is a pen on a paper or a stylus on a tablet or a keyboard. Each requires slightly different muscle movement and adaptation, right? जैसे हम माउस यूज करते हैं तो डिफरेंट हमें अडेप्टेशन चाहिए मसल्स की. इफ वी आर यूजिंग पेन इट विल बी डिफरेंट, इफ वी आर यूजिंग अ स्टाइलस इट विल बी डिफरेंट. So in summary, the physiology of hand muscles in writing involves
Of course, intricate coordination of fine motor skills, grip strength, muscle endurance, sensory feedback, and adaptation to the different writing tools. These aspects collectively support the physical act of writing and contribute to the development of fluent and legible handwriting. फिर हम बात करते हैं द मसल्स विच आर यूज्ड फॉर राइटिंग. इंट्रेंसिक हैंड मसल्स होते हैं, थिनार मसल, हाइपोथिनार मसल्स. एक्सट्रेंसिक हैंड मसल्स हमारे होते हैं जैसे फ्लेक्सर मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स, wrist muscles, flexor carpi radialis and ulnaris. Then we come to the forearm muscles, shoulder and the upper arm muscles. तो ये जो हमारी मसल्स हैं, देन कमिंग टू द फिंगर मसल्स, द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड सुपरफिशियालिस एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम, द थंब मसल्स एंड द मसल्स ऑफ द हैंड आर्च. ग्रिप मसल्स में द एडक्टर pollicis muscle, muscles which are involved in hand coordination. So the coordination of all the above muscles, जिन भी muscles के बारे में अभी मैंने आप लोगों को दिखाया पीछे स्लाइड में, of course this is too much of anatomy, ये सब हमने पढ़ा है, हम सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, but just a quick recap of all that we have studied. तो ये जो सारी muscles हैं जिनका भी मैंने नाम लिया, तो इन सबका जो एक coordination है, working in a coordinated manner, is crucial for the dexterity required in writing. The interossei muscle, both palmar and dorsal, they play a significant role in fine motor control and precise finger movement. तो यही वो मसल्स हैं जो हमें लिखने में भी हेल्प करती हैं. एंड मेनी अ टाइम्स यू विल सी, जो भी राइटर्स क्रैम्प के पेशेंट होते हैं वो बोलेंगे उनको फाइन मोटर एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम होती है. बटनिंग ऑफ द शर्ट इज डिफिकल्ट फॉर देम. इफ दे आर ट्राइंग टू होल्ड अ कप ऑफ टी, तो भी उनको कई बार प्रॉब्लम होती है. शेव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है. एनीथिंग विच इज इन्वॉल्विंग द फाइन मोटर स्किल will get affected. Dynamic muscle control. Now, writing involves dynamic control of these muscles, which must adjust continuously to control the pressure on the writing instrument, form accurate shapes and lines, and maintain consistency throughout the writing process. So, in summary, the muscles involved in writing encompass a complex network that includes both intrinsic and extrinsic muscles of the hand, wrist, and forearm, as well as coordination from the larger muscles of the upper arm and shoulder. Their coordinated action enables the fine motor skills necessary for handwriting and other forms of manual writing tasks. Strengthening and training these muscles can improve handwriting fluency and precision. To delve deeper into the muscles involved in writing and their function, तो stabilizing muscles भी होते हैं जैसे abductor pollicis brevis and opponens pollicis. They help to stabilize the thumb, allowing for precise movement and control over the writing instrument. Lumbrical muscles assist in flexing the मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, तो एमसीपी जॉइंट को ये हेल्प करता है फ्लेक्शन में, while extending the interphalangeal joint of the finger. This allows for precise control and manipulation of the pen or pencil during writing. All right, so then we have the adaptive muscle. तो जैसे पहले भी देखा हमने, द फ्लेक्सर pollicis longus and extensor pollicis longus, they are responsible for controlling the movement of the thumb, allowing it to oppose the finger and grasp objects like a pen or pencil. This opposition is essential for precise and controlled movement during writing. So writing involves a complex coordination of muscles across multiple joints in the hands, wrist, and forearm. This coordination allows for smooth and fluid movement necessary to form letters and sentences on paper or a digital device. Then coming to the muscle memory, over time, the muscle involved in writing develop muscle memory, which allows individual to perform writing tasks more automatically. This muscle memory helps in maintaining consistent handwriting style and legibility. Then we have the supporting musculature. While smaller muscles directly control fine motor movement, larger muscles such as the flexor digitorum superficialis and extensor digitorum provide support and stability to the hand and fingers during
prolonged writing sessions. Effectively managing writing skills. So the impact of ergonomics, proper ergonomic practice, including posture, workspace setup, can help reduce strain on the muscle involved in writing. This includes adjusting the chair height, desk height, and the angle of writing surface to optimize comfort and efficiency. Then we have the cross training benefits, activities that strengthen the hand and forearm muscles, such as the grip exercises and finger dexterity drills, can improve overall writing performance. So, in conclusion, the muscles which are involved in writing, they work together in a sophisticated manner to facilitate the precise and coordinated movement which is necessary for producing written language. Understanding their functions and how they interact can lead to improved techniques for handwriting and typing, benefiting both academic and professional endeavors. So यहाँ पे एक देखिए एक वीडियो है and just see how the person is trying to write. You can see the way the person is trying to hold the pen, right? देखिए इनसे ग्रिप ही ठीक से बन नहीं पाता है, as you can see. सो बेसिकली जो पूरा कोऑर्डिनेशन है ना, जो लिखना एक, जैसे मैंने बताया, एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, तो वो सब डिस्टर्ब हो रखा है इसमें. सो द कोऑर्डिनेशन इज डिस्टर्ब एंड द पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू राइट. All right. So now, तो writer's cramp क्या है? It is specific type of focal dystonia that primarily affects the muscles of the hand and forearm used for writing. It is characterized by involuntary muscle spasm or contractions that occur during the act of writing, leading to difficulties in maintaining a smooth and controlled writing motion. The condition can cause pain, discomfort, and cramping sensation which worsen with prolonged writing or repetitive movement. जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि हमें जो फटीक हो सकता है 4-5 पेज लिखने के बाद हो, a person suffering from writer's cramp, depending upon the intensity of the severity of the symptoms, he or she might experience the same fatigue maybe after writing 2-3 words or maybe after 2-3 lines. Right? So writer's cramp is considered a task specific dystonia because symptoms typically occur only during writing or similar fine motor task, while other activities may remain unaffected. It can significantly impair a person's ability to write legibly and efficiently, impacting their daily activities and professional work. So it's a specific type of focal dystonia that affects your finger, hand, or forearm. Focal dystonia of the hand, it's a neurologic movement disorder. The brain sends incorrect information to the muscles, causing involuntary excessive muscle contraction, and these signals can make your hand twist into odd posture, जैसा हमने पीछे videos में देखा. So it's a task specific dystonia. It happens mostly only when you perform a particular activity. Other highly skilled movements can incite focal hand dystonia, things like playing a musical instrument, typewriter, or sewing. तो राइटर्स क्रैम्प को हम और क्या टर्म से हम जानते हैं? इसको म्यूजिशियंस क्रैम्प, फोकल हैंड डिस्टोनिया, आर्म डिस्टोनिया, फिंगर डिस्टोनिया, टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया, टाइप राइटर्स क्रैम्प, ऑक्यूपेशनल क्रैम्प्स और डिस्टोनिया द yips, ये गोल्फर्स के लिए यूज किया जाता है. हाउएवर ये जो सारे टर्म्स है, दे आर ऑल बेसिकली सिनोनिमस विद द राइटर्स क्रैम्प, राइट? सो
आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर्स क्रैम्प? तो यस, सिंपल और डिस्टोनिक. सिंपल जो है दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी with only writing. The abnormal posture and involuntary movement begin soon after you pick up a pen. It only affects your ability to write. जबकि जो डिस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प है दैट मूव्स बियॉन्ड द वन टास्क. सिम्टम्स विल शो अप not only during writing but also during other activities like shaving, applying makeup, or maybe buttoning your shirt, right? What symptoms can it cause? Sometimes holding a pen or pencil too tightly can cause the muscles in your fingers or forearms to spasm. After you have been writing for a long time in one sitting, this would be a painful overuse problem, but writer's cramp is more likely to cause trouble with coordination. Common symptoms of writer's cramp include फिंगर्स ग्रिपिंग द पेन और पेंसिल वेरी हार्ड, जिसकी वजह से कैलस बन जाता है, जैसे बताया मैंने पहले. रिस्ट फ्लेक्सिंग, fingers extending during writing, making it difficult to hold the pen, wrist and elbows moving into unusual position, hands or fingers failing to respond to the commands. So here also I have another video where you can see कि कैसे उसको पूरा हाथ टेढ़ा करके रखना पड़ रहा है for writing, right? He cannot keep it in a normal posture as we will normally keep while writing. So basically they have to struggle to write. कई बार क्या होता है ना राइटर्स क्रैम्प में, जैसे इनिशियल्स भी पेशेंट के चेंज हो जाते हैं, सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर देम फॉर ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. बैंक में सिग्नेचर्स चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? ओके. Your hands usually won't ache or cramp, but you may feel mild discomfort in your fingers, wrist, or forearm. In simple writer's cramp, the hand will respond normally during other activities and only become uncontrollable during the trigger activity. In dystonic writer's cramp, other hand focused activities may also prompt symptoms. तो कौन रिस्क पे होता है या किसे हो सकता है? इट्स अ प्रॉब्लम विथ हाउ योर ब्रेन टॉक्स टू द मसल इन योर हैंड एंड आर्म. द रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट माइट रिजल्ट इन रीमैपिंग ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सिंपल राइटर्स क्रैम्प इज एसोसिएटेड विथ ओवर यूज, poor writing posture, or holding the pen or pencil improperly. However, symptoms begin after holding the writing tool for just a few moments, not after hours. Although stress does not cause hand dystonia, it can aggravate the symptoms. Stressors like test taking can make your writer's cramp worse, but worrying about and focusing on the cramping can also make it worse. तो कई बारी एग्जाम से पहले जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा फील होती है. Dystonic writer's cramp is less common than simple writer's cramp and may occur as a part of generalized dystonia that affects several parts of the body. In this case, the involuntary movement can occur when you are doing other non-writing tasks, such as using a knife and fork. It's possible for writer's cramp to be inherited, usually with early onset generalized dystonia, which is associated with DYT1 gene. तो ये genetic भी हो सकता है. Again, another This video. patient is attempting to write with her dominant right hand. While doing so, she immediately develops a severe flexion dystonia at the wrist with wrist flexion and excessive flexion of her thumb and fingers. There's also some ipsilateral overflow to the elbow and shoulder region. In clip 2, the same patient exhibits the interesting phenomenon of mirror movements with her affected limb while writing with her contralateral non-dominant left hand. She develops involuntary flexion movements at the wrist, thumb, and digit similar to those she exhibited while using her right hand for writing. तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि जो राइटर्स क्रैम्प है, कई बारी द पेशेंट इज ट्रेन टू राइट विद द अदर हैंड. तो जो राइट हैंडेड है वो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करते हैं एंड इवेंचुअली दे मे राइट ऑल्सो, बट देन अगेन वो दोनों हाथों में डेवलप हो जाता है. लेफ्ट साइड में भी वो डेवलप हो जाता है सूनर और लेटर.
So how is this condition diagnosed? So if you think that you may have focal dystonia, of course आपको physician को विजिट करना है, एंड जनरली उनको फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफर किया जाता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए. एंड देन स्पेसिफिक ट्रिगर्स ऑफ डिस्टोनिया क्या है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किस तरह का स्पैज्म है, क्या पोस्चर है, व्हाट आर द पार्ट्स अफेक्टेड, विच एक्टिविटीज आर अफेक्टेड, वेदर एनी मसल आर अफेक्टेड व्हाइल एट रेस्ट. तो ये सब बेसिक एग्जामिनेशन का पार्ट है, ऑल्दो नॉट रूटीनली रिकमेंडेड, बट नर्व कंडक्शन इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कभी कभी करवाते हैं, या ब्रेन इमेजिंग, बट अगेन ब्रेन इमेजिंग से कुछ मिलता नहीं है. ओवरयूज सिंड्रोम्स आर यूजुअली पेनफुल, बट राइटर्स क्रैम्प प्राइमरीली कॉजेज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इश्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपको आर्थराइटिस, टेंडन प्रॉब्लम, मसल क्रैम्प, कार्पल टनल सिंड्रोम, इन सब से इसको डिफरेंशिएट करना है. ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो कई बार हम देखते हैं कि अगर जो पेन है वो थोड़ा सा सपोर्टिव पेन हो, या फैटर पेन हो, या ग्रिप वाला पेन हो, वो हेल्प करता है. सो देयर इज नो सिंपल वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू ट्रीटिंग राइटर्स क्रैम्प, and there's no cure, but there are variety of therapies which can help the patient to cope up with the trouble in a better way. राइट. सो यहाँ देखिए ये पेन है ना, तो इस तरह के पेन से फिंगर को सपोर्ट मिलता है, एंड दे कैन राइट इन अ बेटर वे, या थोड़ा इनको सपोर्ट के वजह से राइटिंग में हेल्प मिलता है. सो वी कैन एडवाइज पेशेंट्स टू यूज सम पेन लाइक दिस, एंड कई बार मोटे पेन से लिखने से भी थोड़ा रिलीफ मिलता है. दिस इज रिलैक्सेशन, डिस्ट्रैक्शन, एंड सेल्फ एफर्मेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. सो ये अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दिस इज द सेल्फ एफर्मेशन फॉर स्ट्रेस और एंजाइटी, एंड दिस डू हेल्प द पेशेंट टू लाइक एफर्मेट इट इन अ पॉजिटिव वे. स्पेशली उनका एग्जाम वगैरह रहता है तो उसी स्ट्रेस से कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाते हैं. बट अगेन इफ दे डू सम काइंड ऑफ सेल्फ अफर्मेशंस, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स. लाइक वी ऑलवेज से इन होम्योपैथी, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. इट इज नॉट जस्ट द मेडिसिन, इट इज आल्सो द food that you eat, the relaxation technique, your sleep, stress, everything together. So of course self affirmation for stress and anxiety, it helps. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ये रखा है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. All right. A provisional diagnosis of writer's cramp is typically made based on the characteristic symptoms and clinical examination by a healthcare professional. एंड क्लिनिकल हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड टास्क स्पेसिफिक असेसमेंट. तो आप पेशेंट को बोलेंगे अपने सामने बिठाकर की लिखने की कोशिश कर, लिखने को देंगे, देन यू कैन मेक आउट कि उसे राइटर्स क्रैम्प है या नहीं. एक्सक्लूजन ऑफ अदर कंडीशंस like essential tremor, carpal tunnel syndrome, या other dystonia. Then the diagnostic criteria, certain additional tests if needed, EMG वगैरह. एंड देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एसेंशियल ट्रेमर्स को रूल आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है. कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी शेकिंग और ट्रेमर्स टिपिकली अफेक्टिंग द हैंड्स दैट वर्सन विद मूवमेंट. इट कैन समटाइम अफेक्ट हैंड राइटिंग एंड अदर फाइन मोटर टास्क. बट इसमें आप क्या देखेंगे ना, खाली राइटिंग नहीं इन्वॉल्व होगा, राइटिंग भी इन्वॉल्व होगा अदर देन द ट्रेमर पार्ट. सर्वाइकल डिस्टोनिया या स्पेस्मोडिक टॉर्टिकोलिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, then peripheral nerve entrapment, occupational overuse syndrome, psychological factors, focal hand dystonia other than writer's cramp. So to differentiate writer's cramp from these conditions, healthcare providers rely on a thorough clinical evaluation, which is the most important part, including the history taking, physical examination, and sometimes additional tests if at all needed, right? The exact cause of writer's cramp is not fully understood, but it is believed to result from a combination of genetic, environmental, and neurological factors. तो एक genetic predisposition रहता है. There is evidence suggesting that writer's cramp may have a genetic component, as it can run in families. Certain genetic variations or mutations may predispose individual to develop dystonias, including the writer's cramp. Neurological factor. Writer's cramp is considered a type of focal dystonia, which is a neurological disorder characterized by involuntary muscle contraction affecting specific body parts during certain tasks. There may be abnormalities in the brain's motor control centers or neurotransmitter systems involved in movement regulation. Environmental trigger, ये बहुत important है. Certain environmental factors play a role in
triggering or exacerbating writer's cramp, such as repetitive and prolonged use of specific hand muscles involved in writing. Intense writing tasks or using poorly designed writing instruments may also contribute to the same. The overuse and repetitive strain, psychosocial factor, brain changes, and plasticity, other neurological condition. Diagnosing the specific cause of writer's cramp often involves a comprehensive evaluation by a healthcare provider, including a detailed medical history, physical examination, and sometimes neuroimaging or neurophysiological studies to rule out other potential underlying condition. Right? So this is a very important slide, very important part of this whole presentation, which says about the mind and body connection. Our mind, specifically the subconscious mind, is a miraculous tool. We must understand any disturbance in the mind can cause disturbance in the body, right? So, improve your mood, thoughts, feelings, and experiences can create the physiological responses in the body, affecting our immune system, hormone levels, and the overall well being. And homeopathy is a constant reminder of the innate capacity of your body to heal. So basically, ये जो writer's cramp है, it's a psychosomatic disorder. Definitely, it is triggered or it is aggravated by एंग्जाइटी एंड द स्ट्रेस फैक्टर्स, राइट? तो इसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबसे पहली आती है हमारी जेलसीमियम। इसमें तो जेलसीमियम सबको मालूम है, हमें चिल्ड्रन यंग पीपल ऑफ अ हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, जहाँ पे एक डल एंड ड्राउजी फीलिंग, टिमिडिटी है, स्टेज फ्राइट है, नर्वस ड्रेड है, complete relaxation and prostration of the whole muscular system with motor paralysis. तो जो जेलसीमियम है, that is one of the top grade medicines to be used in writer's cramp. मैग्नीशियम फॉस्फोरिका या मैकफॉस, तो जब हम स्पैजम्स देखते हैं या स्पेस्मोडिक pain hota hai, which is relieved by pressure or warmth, or if we feel there is some kind of deficiency in the body which is triggering it, then again you can think of it. So whenever there will be spasmodic kind of convulsions with stiffness of the limbs, clenched finger and thumbs drawn in, then we can think of MacFoss. एंड ऑल्सो वायलिन प्लेयर, पियानो प्लेयर, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज करते हैं और उसके बाद ऐसा हुआ, अगेन मैकफॉस कैन बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड मेडिसिन. Califos, of course, we know one of the greatest nerve remedies. Weak and tired, specially adapted to the young, conditions arising from want of nerve power. Califos में हम यही देखते हैं ना, न्यूरोस्थीनिया है. So there is lack of the जो मसल जो नर्व का पावर है, सो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नर्व टॉनिक वी कैन से. So this can help. It corresponds to a state of adynemia and decay, causes our excitement, overwork and worry. Paralytic lameness of back and extremities, exertion aggravates pain with depression and subsequent exhaustion. Avena sativa, again, selective action on brain and nervous system, strength of hands diminished, nervous exhaustion, debility after exhausting diseases. Yeah, it can be used for the nervous stability of the aged, paralysis agitans, chorea. We can think of Avena sativa. Passiflora, again, delirium tremens. So it can help in relaxing your nervous system, spasm, hysteria, acute manias, neurosis in children, atonic conditions generally present. Ignatia amara, marked hyperesthesia of all the senses and tendency to clonic spasm. The emotional element is uppermost and coordination of the functions is interfered with. So nervous excitement, nervous temperament, easily excitable in nature, and the superficial and erratic character of the symptoms is most characteristic. Jerking of the limbs, pain in tendo Achilles, calf, twitching of the muscles of face and lips, and again the emotional element is uppermost and coordination of the function is interfered with. तो ये हमें इग्नेशिया में सबसे ज़्यादा important है, ध्यान रखना है. Then coming to the causticum, disturbed functional activity of the brain and spinal cord, exhausting diseases, severe mental shock, tension in the limbs with paralysis, especially the extensor muscles are affected. Seems there is shortening of the flexor muscles, trembling, debility of the limbs, numbness of single parts on the right side of the body, focal dystonias, paralysis of the eyelid, neuralgic pain. Of course, right side is more affected.
Then cuprometallicum में tonic and clonic spasm, spasmodic affection, cramps, convulsions beginning in the fingers and toes, violent, contractive, and intermitting pain are some of the more marked expression of this. And chorea भी इसमें होता है, chorea brought on by fright, jerking and twitching of the muscles, right? Clenched thumb, we can think of the medicine Cuprum metallicum. Coming to Stannum metallicum, a very specific medicine for typewriters paralysis or neuritis. Chief action is centered upon the respiratory and nervous system. Debility is very marked when stannum is the medicine. Pains that come and go gradually. पैरालिटिक वीकनेस, ड्रॉप थिंग्स, तो क्लमजीनेस जो होता है ना, हाथ से सामान छूट जाता है, स्पैज्म, पैरालिसिस, स्पेस्मोडिक ट्विचिंग इन द मसल्स ऑफ forearm and hand, right? So how can we improvise the neurological condition with homeopathy? Of course, with a correct diagnosis, understanding the power of homeopathy, and create awareness. So that will be all from my side on writer's cramp. अर्पणा, कुछ सवाल है बेटा? हाँ जी, जरूर. तो डॉक्टर रोली का है कोमॉर्बिड कंडीशंस विद राइटर्स कैम्प, और सरन का है प्रिवेंटिंग मेजर्स. ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, कोमॉर्बिड कंडीशंस विद राइटर्स क्रैम्प. सो व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? What are the comorbid conditions with writer's cramp? What are the comorbid conditions with writer's cramp? All right. See, writer's cramp, if it is not treated, and definitely the tremors, if it is increasing, it can go to that essential tremors part, or if the person is aged, it can also go towards other neurological disorders. Now, the differential diagnosis that I said, so that we have to consider. And if we talk from the miasmatic point of view, it's a sorosyphilitic miasm is covering this. So definitely, if it is not treated at this point, then and the like the syphilitic miasm is playing its role, then it can go towards other debilitating neurological disorders, right? So it can take the form of essential tremors, it can take the form of Parkinson's. ओके, एक डॉक्टर सरन का है. सरन, सामने आइए बच्चा. Yeah. What are the preventive measures we should take for these? So the preventive measures will be, if you are diagnosing a case with writer's cramp, then as I said, that using fatter pens will help, relaxing the mind will help, the self affirmations that I said, so they help. So this holistic approach will help, and of course the homeopathic medicines based on the symptom of the patient, that is going to help. If it is diagnosed at an early stage, then all the techniques that I said and the homeopathic medicines, they are going to have a very promising effect. And in fact, we can homeopathically treat writer's cramp very effectively. So I will tell you. I will tell you, there is a patient of mine. He's like almost well now. He's almost treated. Of course, as I said, that writer's cramp, the disease, we can only treat the disease, right? We cannot cure it. So he's a author, and he's selling his books in Amazon, and he was suffering from writer's cramp, and he took homeopathic medicines for like 6 months to 9 months, and he's doing good now. It has been like 4 to 5 years. He has stopped the medicines also, and he's doing good. One more question is here. Yeah. आप कौन है? कार्बन, प्लीज सामने आइएगा. ये कार्बन करके नाम लिखा हुआ है, प्लीज सामने आइए. वीडियो ऑन कीजिए और अपना अनम्यूट कीजिए खुद को, प्लीज. सवाल इनका है, इज देयर एनी स्टेजेस ऑफ राइटर्स क्रैम्प? Well, yes. So the stages will be defined by the intensity of the symptom that the person is experiencing. So like I said, किसी को हो सकता है
कि 2-3 वर्ड्स लिखने में प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है एक लाइन लिखने में प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है आप बोलेंगे एस लिखो, ल लिखो, वो भी नहीं लिख पाएगा. सो यस, depending upon the severity of the symptom, we can label it like how severe is it according to the classification of the diseases. So there is no classification to classify writer's cramp as grade 1, grade 2, grade 3, but yes, we have to differentiate it based on the intensity of the symptom that the patient is experiencing. किसी का कोई और सवाल हो, प्लीज कम फॉरवर्ड. थिंक कोई नहीं है इशू. थैंक्स मैम तो लिखा, आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया भाई, आप है कौन? कोई और है किसी का सवाल? कोई नहीं Yeah, so है. I'm open for questions. I think we have 21 people with us right now. तो आप में से किसी को भी कुछ भी सवाल हो तो जरूर आप पूछिए about your personal experience of treating writer's cramp in your OPD. Anything, do come up with your questions. Was it informative? Did you gain something from this? Did you like it? चलिए, कोई सवाल नहीं आ रहा, हो गए सवाल जवाब. डॉक्टर समांता, आपका सेशन वाकई एक नॉलेजेबल सेशन है. आई थिंक डॉक्टर अर्पणा सामने आ रही है. डॉक्टर अर्पणा. हाँ जी मैम, हाँ जी. मैं थैंक्स बोलने आई थी, बहुत वंडरफुल सेशन था. ओके. Thank you so much. Dr. Arpana from थैंक Dr. यू Arpana. डॉक्टर. या आप स्क्रीन हटा दीजिए, स्क्रीन हटा दीजिए समांता. Yeah, just a minute. हाँ जी, अपने आप तो करिए अनलॉक. एक मिनट है आंटी, बंद कर दूं मैं ये रिकॉर्डिंग? नहीं, क्यों? अच्छा ओके. खत्म हो रहा है. किसी का कोई सवाल है बेटा? कोई सवाल नहीं है. थैंक्स बात बोल रहे हैं नहीं है, सब. नहीं है, थैंक यू बोलना है बस. बहुत अच्छा सेशन रहा मानता का. अच्छा सेशन था. हाँ, बिल्कुल. होम्योपैथिक मैनेजमेंट नहीं, भी बहुत डॉक्टर अच्छी समंता को थी. सुनना हमेशा से अच्छा होता है. हाँ. हमने तो इसका पहले भी लाइव सुना हुआ है. आज यहाँ वेबिनार के थ्रू सुन रहे हैं, और बाकी IIT जो उसमें सुना था लाइव. ग्रेट I always get encouragement from all of you. Dr. Soni, Dr. Saranjeet ma'am, Dr. Samiksha ma'am, Dr. Pramila ma'am. So you all cheer me up always. So that's a very good thing. I really appreciate that part. थैंक Thank यू. you and thank you for the session. बहुत ही knowledgeable था. थैंक यू डॉक्टर समांता, अच्छा था. फिर भी कोशिश करेंगे हम अगले शेड्यूल्स में फिर दोबारा लेके आने की, बिल्कुल. कोई और जरूर 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 सेशन के साथ. ठीक है. जरूर. थैंक यू वंस अगेन. ऑडियंस के लिए हमारा ये है कि हम संडे है, कल कल हमारा ऑफ होगा. मंडे से हमारी दिसंबर जनवरी फिर से स्टार्ट होगी. डेली एक नया मेंटर, एक नया टॉपिक, तो छोड़ना मत. सारे टॉपिक्स को सुनिए, जितना हो सकता है ग्रैस्प कीजिए. और अगर कोई आपको मेंटर अच्छा लगता है तो हमको बताइए, ताकि हम उनको रिपीट करवाएं. थैंक यू वंस अगेन. डेफिनेटली. एंड अगर कोई भी राइटर्स क्रैम्प के ट्रीटमेंट के लिए इफ यू वांट टू कंसल्ट मी, आप मेरे वेबसाइट drarpana.com में जा सकते हैं. So we have recently redesigned our website, launched a new look of our website. तो आप सब लोगों से जरूर मैं गुजारिश करूंगी, जरूर जाए वेबसाइट पे. एंड जो भी पेशेंट इसको देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, बिकॉज इट विल बी इन द सोशल मीडिया, आगे तक भी ये रहेगा. तो अगर आप लोग कंसल्ट करना चाहते हैं, डू विजिट माई वेबसाइट drarpana.com फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज. थैंक यू डॉक्टर. ऑल राइट, ओके, बाय. साक्षी कर दो बेटा. क्या हुआ? साक्षी कर दीजिए बेटा, रिकॉर्डिंग बंद और लाइव बंद.